एक ऐसा व्यक्ति, उनकी पुस्तक रखी है यहाँ पर, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये सिर्फ टाइगर हिल के हीरो नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं। और मैं कुछ भी बोलूं उसकी बजाय हम खड़े होके भारत मां के इस वीर सपूत के लिए जोरदार तालियां और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है, ये वो उत्साह है, ये वो आवाज है जिसमें अमर उजाला संवाद में हम योगेंद्र सिंह यादव जी का स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। वो वीर सपूत जिसने अपने सीने पर 17 से ज्यादा गोलियां झेली, पर टाइगर हिल पर कब्जा किया, दुश्मन को भगाया और भारत मां की शान में कोई आंच नहीं आने दी। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। योगेंद्र जी, इसके ठीक पहले का सत्र रियल लाइफ वालों का था, और अब मैं रियल लाइफ पे आता हूं। ये रियल लाइफ से रियल लाइफ के अंतर को हम तब समझ सकते हैं जब आप बहुत दुर्गम खड़ी चढ़ाई वाली चोटी पर घुस आए दुश्मन को भगाने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं घातक प्लाटून को लेके। यही थी ना घातक प्लाटून। उस घातक प्लाटून को लेकर जब आप वहां पर जा रहे थे, वो रियल लाइफ वाली जो दुनिया है, जो केवल सोशल मीडिया, गलत सही की बात नहीं हो रही है, पर एक दुनिया है जो सिर्फ मोबाइल पे जीती है और एक दुनिया है जो सरहद पर देश की रक्षा के लिए जीती है। उस अंतर को परिभाषित करने के लिए आप उस लम्हे को बताइए। मैं सबसे पहले अमर उजाला के इस संवाद में आए हुए तमाम जो उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क हर जगह पर नज़र आ जाता है। अभी एक हमारी बहन बता रही थी कि मेरा लाइफ ही सोशल मीडिया है। हमारी लाइफ सोशल मीडिया नहीं है। हमारी लाइफ तो इस धरती पर कुछ और करने के लिए है, क्योंकि जब ये रील बनती हैं तो इन रील को बनाने का जो एक इन्वायरमेंट, जो एक वातावरण कोई देता है, तो वो सैनिक देता है जो सरहदों पर खड़ा होता है, जो दिन रात, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन उसके पैर नहीं डगमगाते हैं, हाथ नहीं कपकपाते हैं, नजरें नहीं झुकती हैं, बल्कि नजरों को सामने दुश्मन पर टिका करके रखता है। तब देश की सीमाओं को सुरक्षा देता है, तब ये वातावरण बन पाता है कि हम रील बना पाते हैं। आप सरहद के भीतर शांति और सुकून से रील इसलिए बना पाते हैं क्योंकि रियल लाइफ वाले सरहद की रक्षा कर रहे होते हैं। यादव जी, मुझे लगता है कि आपने 19 साल की उम्र, जब मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, पान की दुकान पर घूम रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, पबों में जा रहे हैं, पांव थिरक रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, उस उम्र में आपने राष्ट्रभक्ति का वो जज्बा दिखाया। सबसे ऊंचा सम्मान जो मिलता है आपको सेना का, वो मेडल मिला। लेकिन कई साक्षात्कारों में, कई वीडियो में आपने ये बात कही होगी, पर मैं चाहता हूं कि अमर उजाला संवाद के इस मंच से आप एक बार फिर उस लम्हे को जिए जब पहली गोली लगती है ना सीने में। यहां हमको थोड़ी सी खरोंच लग जाए, घर में चोट लग जाए, उई माँ करते हैं, बच्चे दौड़ते हैं माँ के पास, बैंडेड वैंडेड लगने लगती है, पट्टी लगती है, अरे डॉक्टर को दिखाओ। खरोंच पे गोली लग रही थी, पहली गोली लगी, क्या क्या ख्याल मन में आए, क्या विचार थे, उसके बावजूद दुश्मन से लड़ते रहे। मैं चाहता हूं कि इस मंच से उस लम्हे को फिर से आप हमारे सामने शब्दों में साकार करें। बिल्कुल। सबसे पहले जब पहला जख्म लगा था तो एक ग्रेनेड का जो स्प्लेंडर होता है वो लगा था मेरे यहाँ घुटने के नीचे, और मुझे एक पल के लिए लगा था कि मेरा पैर कट करके दूर जा करके जा गिरा है। मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे गिरा, लेकिन अगले ही पल, क्योंकि हम जोश में भी होते हैं लेकिन होश में भी होते हैं, जहाँ जोश के साथ होश होगा वहाँ आपका मानसिक संतुलन होगा, और जहाँ जोश के साथ होश नहीं होगा वहाँ मानसिक संतुलन भी नहीं होगा।
मन में एकदम से आया, देख यार पैर कटा है कि नहीं कटा है, तो ऐसे पकड़ करके ऐसे हाथ मारा, नहीं यार पैर तो है। जब एकदम से लगा पैर तो है, मन में भरोसा हो गया यार कुछ नहीं हुआ, थोड़ा चोट लगा, मसल्स फटा है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आगे बढ़ना है यार, साथी के पास जाना है, क्योंकि मुझे अपने साथी को हेल्प करने के लिए जाना। उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था। अच्छा, कौन साथी थे आगे? मेरा एक ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं आपको 1 मिनट के लिए इसलिए टोक रहा हूं, पीछे चलते हैं। क्या निर्देश मिला था? सब जानते हैं कि कारगिल की चोटियों पर कब्जा है, एक के बाद एक हिल्स हमको वापस कैप्चर करनी है। आपकी घातक प्लेटून कैसे पूरी बनी, उसको क्या निर्देश मिले, कितनी ऊंची चढ़ाई आप चढ़ रहे थे? बिल्कुल, हमने सबने कारगिल को तो सुना है, लेकिन कारगिल को हमने, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने जाना भी है। वो आज कारगिल नहीं है बल्कि कारगिल धाम है, जहाँ 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहाँ 527 माँ भारती के बेटों ने अपनी लहू से हिंदुस्तान की जीत का स्वर्णिम इतिहास वहां पर लिखा है। उन पहाड़ियों पर हर एक पत्थर एक भगवान की मूर्त है। तो हमें पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ने का मौका मिला। तोलोलिंग पे 22 दिन हमने युद्ध लड़ा, और उस 22 दिन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को हमने खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की सेना ने विजय पताका फहराया। उस एक कर्म पथ के बाद एक नया विश्वास हमारे सीनियर लीडर्स को जागृत हुआ, नहीं ये वो पलटन है, ये पलटन के वो जवान हैं जो एक और बड़ी पहाड़ी को आसानी से जीत सकते हैं। तो हमें फिर टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराने का हमें आदेश और निर्देश दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब ने बड़ा अजीब सा सवाल किया। बोला सर ये फौजी और सिविलियंस में क्या फर्क है? अच्छा। मैं कहा सर अगर वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख आपके भी हमारे भी हैं, लेकिन एक फर्क जो मुझे नजर आता है वो है सोच का। बोला कौन सी सोच? अगर सिविलियंस को एक छोटी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ी सी सफलता मिल जाए, तो वो 10 दिन तक काम नहीं करता है। क्या करता है वो? जश्न मनाता है, पार्टियां करता है। और हमारी फौज हर रोज हर दिन एक नई सफलता प्राप्त करती है और एक नया आयाम स्थापित करती है। कुछ पल के लिए उसका जश्न मनाती है, फिर बूट की ठोकर मार करके उस सफलता को दूर फेंक देती है, ताकि वो यहां पर ना बैठे। क्या बात? वो जवान के कदमों की बूट की ठोकरों पे रहे। तो उसी का था नतीजा कि हमें टाइगर हिल मिली, और टाइगर हिल को जीतने के लिए दुघातक प्लेटून, उसमें नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। तो मैं दर्शकों को, नौजवानों को बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है, उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो 22 दिन की हमने लड़ाई लड़ी थी ना जी, उस 22 दिन में हम 15 जवान थे। जो हमारा काम था, एक टीम थी कि ऊपर जो फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे हैं उनको राशन और अमनेशन पहुंचाना है। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले, और तब उस काम से हमारी पहचान बनी। ये जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। तब मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और उस टीम को जब आदेश और निर्देश दे दिया तो हाइट 17,000 फीट टाइगर हिल की, 17,000 फीट, जो दूर तक दुश्मन बैठा हुआ हमारी सारी मूवमेंट को देख सकता था जी। तो उस मूवमेंट को दुश्मन से छुपाना भी था। दुश्मन के पास सरप्राइज करके ही पहुंच सकते थे, क्योंकि हाइट पर बैठे हुए दुश्मन के पास तो एडवांटेज की पोजीशन, पूरा एडवांटेज था। वो हमारी मूवमेंट देखता, ऊपर से पत्थर मारता तो वैसे भी इंसान मर जाता। तो इसलिए रात को सहारा लिया, रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। बताइए। रात का टेम्परेचर -20 था। 26 साल वार्तालाप करते हो गया इतनी देर में, तो अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाएं, चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। हिंदुस्तान के इन सैनिकों के चेहरों से खून टपक रहा था, ऊपर से गोलाबारी बरस रही थी,
लेकिन इनके पैर नहीं लड़खड़ाए। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के 2 रात उस पहाड़ी पर चढ़े और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 26 साल हो गए। सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे जब चढ़ना शुरू किया तो दुश्मन ने फायर खोल दिया। 21 जवानों की टीम का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर दुश्मन के बंकर। हमने 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। वहां से जो टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा था, जहां उनके मैन बंकर्स थे, वहां तो 101 कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स, हम केवल 7, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे। 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, स्थिति आई जो आज तक सिर्फ लोगों ने फिल्मों में देखा है कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धाराएं बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में जो बैठा दूसरा साथी था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूट जाती हैं, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक पीछे से दौड़ करके साथी आता है हेल्प के लिए। तभी पाकिस्तान की आर्टिलरी का पंप वहाँ पर गिरता है। उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ लहू लहू ही लहू था, खून ही खून था। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उसके धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। फिर एक और साथी आगे बढ़ा तो उसके फिर एक और बम वहां पर गिरता, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके मैंने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने माँ भारती की गोद में अनंत काल के लिए, चिरकाल के लिए सोता हुआ देखा, अपने प्राणों की आहुति देते हुए देखा। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस अपने साथियों के बीच, और वो साथी जो सगे भाई से भी, भ्राता से भी बहुत प्रिय होते हैं, जिनका एक संबंध माँ और पुत्र जैसा होता है, और उसके साथी छत विछत अवस्था में वहाँ पड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति होगी। लेकिन उस समय भी हिम्मत नहीं हारी, सोचता रहा इनका बदला कैसे लूँगा। उन्होंने फिर अपनी तमाम जो उन्होंने वो कर सकते थे, उनको लगा कि मर गए हैं, पत्थर मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। ये भी सहा, ये भी देखा, फिर लास्ट में हथियार उठाने की भी कोशिश करने लगे। तब ग्रेनेड से हमला किया, ग्रेनेड फेंका, उसके यहाँ पे गिरा, उसकी ये सर फटा। वो गिरते ही उसमें धमाके से जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से जिंदा है। चारों तरफ गोलियों की बौछारें शुरू हुई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर राइफल उठाई एक हाथ से, फिर फायर किया और फिर 5 पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतारा। एक हाथ एक पैर दोनों बेकार हो चुके थे। हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी। चलने के लिए बेबस था, लाचार था, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। खिसट खिसट करके रेंग रेंग करके फायर करता रहा, बढ़ता रहा।
लड़ता रहा और उनको वहाँ से खदेड़ दिया। फिर वापस उनको खदेड़ने के बाद फिर आया, फिर अपने साथियों को बचाने की एक बहुत प्रकट कि अपने साथियों को बचाना है, नीचे वाले साथियों को सूचना देनी है, ऊपर वाले सब शहीद हो गए, आपके ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इस 19 साल के लड़के जिसकी 2 साल की सर्विस, ये भी पता नहीं था इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। अभी मैं फिर इन लोगों से जोड़ता हूँ, ये सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि हम इस तरह की जो है करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया किससे कनेक्ट कर रहा है? बोला हमारे 10,000 मिलियंस हमारे फॉलोवर्स हैं, वो फर्जियां हैं, उनका आत्मिक लगाव नहीं है। ये लोगों को फर्जियों में फंसा रहे हैं। हम दुनिया से कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्या बात? हम हैं क्या, ये आज के इंसान को पता नहीं है। हम अपने आप को बॉडी और शरीर समझने लगे हैं। हम बॉडी और शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, एक परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। हमने उसको जानने की चेष्टा नहीं करी। मैं अकेला बच्चा रोता रहा, जब रोया तो अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और तब आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलते, लोगों ने कभी उस दृष्टि से, उस भाव से उसके प्रति समर्पण करना सीखा ही नहीं। मैंने वहां पे परमात्मा को पाया, 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, अपने साथियों को सूचना दी, और तब उस पहाड़ी पर दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीजफायर हुआ, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं कुछ 2 लाइन जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी लिखी कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं निशब्द हूं, मेरे रोंगटों की सिरहन नहीं थम पा रही है। दास्तान योगेंद्र जी सुना रहे थे, गला मेरा रूंध रहा है, आंखें मेरी नम है उस मंजर को साक्षात साकार होते हुए देख के अमर उजाला के इस मंच पर। मुझे नहीं लगता इसके बाद सवाल जवाब का कोई सिलसिला रह जाता है। सारे सवाल उत्तरित हैं देशभक्ति की इस जो चरम शौर्य के उन्होंने उदाहरण वहां प्रस्तुत किया। शायद मां भारती ने इसलिए भी इस वीर सपूत को जीवित रखा इतने घायल होने के बाद भी, कि वो इस शौर्य की दास्तान हमको सुनाए, और उसको सुनकर हम अपने राष्ट्र के प्रति और ऐसे वीरों के प्रति नहीं तो कौन दास्तान सुनाता, कौन बताता कि 21 लोग नीचे ही रह गए, 7 ही लोग ऊपर गए, इतने घायल होने के लिए भी देश के साथ लड़ते रहे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो सीधे सीधे डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हैं, वो भी हमारे बीच आए हैं। उनका समय बहुत कीमती है, सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आए इतनी व्यस्तता के बीच, इसलिए लंबा समय नहीं लूंगा। लेकिन आपने जो लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों से, हम एक लड़ाई और लड़ रहे हैं। अभी पहलगाम के हमले के जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर के उस शौर्य पर आपकी प्रतिक्रिया एक सैनिक के नाते जरूर जानूंगा, और यही मेरा आपसे, क्योंकि सिंदूर की बात की, भारत माँ के जो बेटियां हैं उनके सिरों से सिंदूर उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर ने जो सबक सिखाया है, उस दास्तान को जब तक हम योगेंद्र जी के श्रीमुख से नहीं सुनेंगे, हम इस संवाद को, इस सत्र को सार्थक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सिंदूर भारतीय सनातन की वो परंपरा है, वो कि एक नारी जब मांग में सिंदूर भरती है, एक पत्नी बनती है, एक माँ बनती है, और वो माँ अपने गर्भ से एक संतान उत्पन्न करती है, और वो संतान इस राष्ट्र की रक्षा करता है। तो जब उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तब इस देश के सैनिकों ने कसम खाई थी कि जो हमारे बहनों के सिंदूरों को उजाड़ेगा, हम आपको उजाड़ देंगे। और इस देश के सैनिकों ने वो कर दिखाया कि 22 मिनट में
पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके खड़ा कर दिया। वो गिड़गिड़ाने लगा और 100 से ज्यादा उन पाकिस्तानी सैनिकों को सैनिक भी मारे गए और उन खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। ये एक सिंदूर जो माँ बहनें लगाती हैं उसकी ये शपथ थी, हमारी कसम थी। वो कसम को भारत सरकार और भारत सरकार के सैनिकों ने पूर्ण किया है और हम भी अपने समय की सीमा को और अनुशासन को पूरा करेंगे। योगेन जी, आप अमर उजाला संवाद के इस मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।